महमूद गजनवी के बारे में इसमें पढ़ेंगे हम। तुर्क अब्बासी साम्राज्य के तुर्क जो थे वो अब्बासी साम्राज्य में किस रूप में पहुंचे थे, यानी कि तुर्क जो थे वो अब्बासी साम्राज्य में किस रूप में पहुंचे थे। तो अब्बासी साम्राज्य के महलों में पहरेदार एवं किराए सैनिकों के रूप में पहुंचे थे, यानी कि अब्बासी का जो खलीफा अब्बासी साम्राज्य चल रहा था कब, 9वीं शताब्दी में। तो भारत में तुर्क जो आते हैं अब्बासी साम्राज्य में कब आते हैं, 9वीं सदी में आते हैं। और किस रूप में आते हैं मालूम है, तो पहरेदार एवं किराए के सैनिकों के रूप में आए थे। लेकिन शीघ्र ही वह किस क्षेत्र में अपनी भूमिका में आ गए, तो किंग मेकर की भूमिका में आ गए वह। भारत में तुर्कों का आक्रमण कितने चरण में हुआ था, तो भारत में तुर्कों का आक्रमण 2 चरण में हुआ था। भारत में तुर्कों का आक्रमण कितने चरण में हुआ था, तो भारत में तुर्कों का आक्रमण 2 चरण में हुआ था। किसमें किसमें, एक चरण में कौन था, तो पहले चरण का नेता कौन था, पहले चरण का नेता महमूद गजनवी था, और दूसरे चरण का नेता कौन था, मोहम्मद गौरी था। कौन सा इतिहासकार है जो तुर्कों द्वारा उत्तरी भारतीय विजय को शहरी क्रांति एवं नगरीय क्रांति, शहरी क्रांति एवं ग्रामीण क्रांति के रूप में रेखांकित किया है, कौन सा इतिहासकार है, तो वह है मोहम्मद हबीब। मोहम्मद हबीब। तुर्कों ने उत्तरी भारत में विजय की, ठीक, उस उत्तरी भारत में जो विजय की थी उन्होंने, उस विजय को नगरीय क्रांति और ग्रामीण क्रांति की संज्ञा किसने दी थी, तो हबीब ने दी थी। इतिहासकार कौन थे, मोहम्मद हबीब ने किस युद्ध को या किस विजय को नगरीय क्रांति और शहरी क्रांति का नाम दिया है, तो शहरी क्रांति और नगरीय क्रांति का नाम किसको दिया गया है, तो उत्तर भारत की विजय को नाम दिया गया है। किसके द्वारा, मोहम्मद हबीब के द्वारा। एक चीज़ अगर हमें याद करने के बारे में समझें तो ये होता है कि नगरीय क्रांति कहाँ पे थी, सिंधु सभ्यता में थी, ठीक है, मेसोपोटामिया में सारी चीज़ें चलती थी। तो उत्तरी भारत में नगरीय क्रांति के बारे में हमने नहीं सुना था कि उत्तरी भारत में भी नगरीय क्रांति थी। तो उत्तरी भारत में नगरीय क्रांति और साथ साथ ग्रामीण क्रांति की भी बात हो रही है। तो कहाँ पे हो रही है, जो तुर्कों द्वारा उत्तरी भारत का क्षेत्र जीता गया था, और इसको किसने नाम दिया था, तो प्रोफेसर हबीब ने दिया था। तुर्कों के प्रसार को अद्वितीय आंदोलन किसने कहा, यानी कि तुर्कों का जो प्रसार हुआ था उसको अद्वितीय आंदोलन किसने कहा था, तो लेनपुल ने कहा था। किसने कहा था, लेनपुल ने कहा था। अब तो हमें कैसे याद करेंगे भाई, ये चीज़ें सब कह रहे हैं और इतने विद्वान इतनी इतनी बातें कहते हैं, तो कैसे याद करेंगे, तो हमें कुछ हथकंडा चाहिए याद करने के लिए। तो लेनपुल आप देखे हो गाँव में, गाँव मत करो ग्रामीण घुस जाएगा उसमें, तो क्या बोलेंगे कि जो पुल पे आप देखते हो हर जगह पुल पे लोग बैठे रहते हैं, तो वो तर्क देते हैं, एक दूसरे से तर्क वितर्क करते हैं बैठ के। तो तर्कों का वो प्रसार करते हैं, कहाँ पे बैठ के, पुल पे बैठ के। तो जो तर्कों का प्रसार होता है वैसा बातचीत हमने आज तक कभी नहीं देखा, वैसा आंदोलन जो तर्कों का प्रसार पुल पे बैठ के किया जा रहा है वैसा प्रसार आज तक हमने नहीं देखा। तो उसको अद्वितीय आंदोलन किसने कहा, तो लेनपुल ने कहा। किसको, तो तर्कों के प्रसार को या तुर्कों के प्रसार को अद्वितीय आंदोलन किसने कहा था। और यही तुर्क जो प्रसार करते हैं और यहीं जाके ग्राम और शहर में आक्रमण करते हैं, क्या करते हैं, ग्राम और शहर में जाके आक्रमण करते हैं। तो जब ये आक्रमण करेंगे, तर्क जब मालूम हो जाए, जब तक तर्क का प्रसार कर रहे हैं तो लेनपुल हो जाएगा, अद्वितीय आंदोलन कहा जाएगा। लेकिन जब यहीं तुर्की जो है वो क्या करेंगे, आक्रमण करके जीत जाते हैं, तो उसको नगरीय क्रांति और ग्रामीण क्रांति कौन कहेगा, पुल से जाके नगरीय क्रांति और ग्रामीण क्रांति करेंगे तो उसको क्या कहा जाएगा, मोहम्मद इरफान हबीब ने कहा था। अब बात करेंगे महमूद गजनवी के बारे में। महमूद गजनवी किस वंश का शासक था, तो महमूद गजनवी यामिनी वंश का शासक था। किस वंश का शासक था, यामिनी वंश का। इसकी उपाधि क्या थी, यामीन उद दौला की उपाधि थी और यामीन उल मिल्लाह की उपाधि थी। यामीन उल मिल्लाह की उपाधि किस लिए मिली थी, तो इसे मुसलमानों का संरक्षक कहा जाता है। मुसलमानों का संरक्षक किसे कहा जाता है, तो महमूद गजनवी को कहा जाता है, मुसलमानों का संरक्षक, मुसलमानों का संरक्षक। यामीन उल मिल्लाह, यामीन उल मिल्लाह, यामीन उल मिल्लाह, यामीन उल मिल्लाह, मिल्ला मिल्ला मिल्ला, यामीन उल मिल्लाह, मुसलमानों को रक्षक, यामीन उल मिल्लाह, मुसलमानों का रक्षक। यामीन उद दौला, यामीन उद दौला, महमूद गजनवी, गजनवी 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 नबी 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 गजनवी, मुसलमानों का रक्षक, गजनवी गजनवी, मुसलमानों का रक्षक, गजनवी गजनवी। नबी किसमें खेलता है, क्रिकेट, अफगानिस्तान में खेलता है, बहुत बढ़िया क्रिकेटर है। वो क्या करता है, रक्षा करता है, किसका, मुसलमानों का, हारने में रक्षा करता है कौन, नबी नबी। तो मोहम्मद गजनवी जो है वो क्या करता है कि मुसलमानों की रक्षा करता है। उसके लिए कौन सी उसको उपाधि मिली है, तो यामीन उल मिल्लाह की, यानी यामीन उद दौला की उपाधि मिलती है। अब सारा पढ़ाई हम नबी को मान के ही पढ़ेंगे। यानी नबी को यमीन उल मिल्लाह यानी मुसलमानों का संरक्षक का उपाधि किसने दिया था, तो बगदाद का खलीफा अल कादिर बिल्लाह ने दिया था। किसने दिया था, अल कादिर बिल्लाह ने, अल कादिर बिल्लाह ने दिया था। किसके कारण यामनी वंश अपने विख्यात में पहुंचा, तो वह था मोहम्मद गजनवी के समय में। मोहम्मद गजनवी को क्या कहा जाता है, बूत किशन कहा जाता है, या मूर्ति भंजक कहा जाता है, या गाजी कहा जाता है। ठीक है, क्या क्या कहा जाता है, मूर्ति किशन, भूत किशन, मूर्ति भंजक और गाजी। गाजी भी कहा जाता है मूर्ति तोड़ने वाले को। इस्लाम का नायक मध्यकालीन इतिहासकारों ने कहा, यानी इस्लाम का नायक किसे कहा गया है, नबी को कहा गया है इस्लाम का नायक। इस्लाम का नायक किसने कहा है, तो मध्यकालीन इतिहासकारों ने इसे इस्लाम का नायक कहा है। और मुसलमानों का संरक्षक की उपाधि किसने दी थी, तो अल कादिर बिल्लाह ने दी थी, इस्लाम का नायक। सुल्तान ए आजम, दुनिया का पहला शासक, यानी कि सुल्तान ए आजम की उपाधि धारण करने वाला दुनिया का पहला शासन, सुल्तान ए आजम की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक गजनवी,
सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला, सुल्तान ए आजम की उपाधि धारण करने वाला पहला नायक कौन था? नबी था। नबी कौन था? नबी था। सुल्तान ए आजम नबी। मोहम्मद गजनवी के चांदी के सिक्कों पर क्या लिखा हुआ है? तो मोहम्मद गजनवी के चांदी के सिक्कों पर लिखा है अव्यक्तम मोहम्मद अवतर, अव्यक्तम मोहम्मद अवतर, महमूद गजनवी। गजनी राज्य का संस्थापक कौन था? तो गजनी राज्य का संस्थापक अलप्तगीन था। कौन था? अलप्तगीन था। अलप्तगीन कौन था? अलप्तगीन सामानियों का एक तुर्कदास का अधिकारी था। अलप्तगीन के उत्तराधिकारी गुलाम पिराई ने हिंदू शाही शासक जयपाल के पुत्र को हराया था। अलप्तगीन का एक उत्तराधिकारी गुलाम पिराई, हिंदू शासक जयपाल के पुत्र को किसने हराया था? तो हिंदू शासक जयपाल के पुत्र को गुलाम पिराई ने हराया था। पिराई का उत्तराधिकारी कौन था? तो पिराई का उत्तराधिकारी सुबुक्तगीन था। यामनी वंश की नींव किसने डाली थी? तो यामनी वंश की नींव सुबुक्तगीन ने रखी थी। सुबुक्तगीन कौन था? तो महमूद गजनवी का पिता था। किस हिंदू शाही वंश का शासक, हिंदू शाही वंश का कौन सा शासक था जिसने सुबुक्तगीन पर आक्रमण करने हेतु राजपूत राजाओं का एक संघ बनाया था? राजपूत राजाओं का एक संघ किसने बनाया था? तो राजपूत राजाओं का एक संघ हिंदू शाही वंश का राजा जयपाल ने बनाया था। किस लिए बनाया था? तो सुबुक्तगीन पर आक्रमण करने के लिए बनाया था। सुबुक्तगीन के बारे में कौन बताता है? तो फरिश्ता बताता है। फरिश्ता। जयपाल ने गजनी में कितनी बार आक्रमण किया था? तो जयपाल ने गजनी में 2 बार आक्रमण किया था। किसके साथ? सुबुक्तगीन के साथ। कितनी बार आक्रमण किया था? 2 बार आक्रमण किया था। सुबुक्तगीन के साथ युद्ध किया था, लेकिन दोनों युद्ध में वो हार गया था। हिंदू शाही शासक जयपाल के पुत्र को किसने हराया था? तो हिंदू शाही शासक जयपाल के पुत्र को गुलाम पिराई ने हराया था। किसने हराया था? गुलाम पिराई ने हराया था। गुलाम पिराई का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो गुलाम पिराई का उत्तराधिकारी सुबुक्तगीन हुआ था। तो जब हार गया जयपाल, 2 बार हार गया, जब गजनी में 2 बार सुबुक्तगीन, तो सुबुक्तगीन जयपाल पर आक्रमण कब करता है? तो सुबुक्तगीन जयपाल पर आक्रमण कर काबुल एवं जलालाबाद को जीतता है। कौन सा इलाका जीतता है? तो काबुल और जलालाबाद को जीतता है। सुबुक्तगीन की मृत्यु कब होती है? तो सुबुक्तगीन की मृत्यु 997 ईस्वी में हो जाती है। और किसको उत्तराधिकारी चुनता है? तो अपने छोटे मित्र, देख लिए ना, यहाँ पुत्र लिखा हुआ है, अब पढ़ कर रहे हो, मित्र पढ़ रहे हो। इसने अपने छोटे पुत्र इस्माइल को उत्तराधिकारी चुना था। इस इस्माइल की हत्या किसने की? तो इस्माइल की हत्या महमूद गजनवी ने 7 माह बाद कर दिया और शासक बन गया। महमूद गजनवी जब शासक बना तो कितने वर्ष का था? महमूद गजनवी जब राजा बनता तो 27 वर्ष का था। हालांकि लोग 13 साल, 14 साल, 15 साल, 17 साल, कोई तो 8-9 साल में ही राजा बन गया था। सोच लो, इतना बड़ा रामराज्य चला रहा था। यहाँ 35 साल का हो गया आदमी नौकरी ढूंढ रहा भाई। महमूद गजनवी की राजधानी कहाँ थी? तो गजनी थी। आक्रमण के कारण, महमूद गजनवी के आक्रमण का कारण था धर्म का प्रचार करना। महमूद गजनवी का इतिहासकार कौन था? तो महमूद गजनवी नबी का इतिहास कौन था? उत्बी था। उत्बी नबी का इतिहासकार उत्बी। नबी का इतिहासकार कौन था? नबी का इतिहासकार उत्बी था। उत्बी ने नबी के आक्रमण को क्या नाम दिया था? तो उत्बी ने नबी के आक्रमण को जिहाद नाम दिया था। जिहाद। उत्बे मतलब उड़बे, जिहादी बन के उड़ जाते हैं। जैसे मुसलमान क्या होते हैं? जिहादी बन के उड़ जाते हैं ना। तो महमूद गजनवी के आक्रमण को जिहादी नाम किसने दिया था? तो उत्बे ने दिया। किसने दिया? उत्बे ने दिया। उत्बे कौन था? उत्बे इतिहासकार था। किसका? गजनवी का। महमूद गजनवी का इतिहासकार उत्बी था। और वो क्या कहता है कि महमूद के आक्रमण को क्या बताता है कि जिहाद का नाम दिया। जिहाद का नाम, जिहाद, उड़ जा, उत्बे उड़ जा, जिहादी बन के उत्बे उड़ जा। आक्रमण के कारण क्या क्या रहे हैं? धर्म प्रचार करना, दूसरा धन प्राप्त करना, यश कमाना था, भारत से हाथियों की प्राप्ति करना था। लेकिन महमूद गजनवी के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था? महमूद गजनवी के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य था हिंद की दौलत को प्राप्त करना, ताकि मध्य एशिया में साम्राज्यवाद का दौर चला सके। महमूद गजनवी के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य हिंद में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करना नहीं था। उसको मकसद क्या था? उसका मकसद था साम्राज्य की स्थापना करना, दूसरे देशों में साम्राज्य की स्थापना करना और अपना पावरफुल बढ़ाना, मान सम्मान बढ़ाना, यह उद्देश्य था। कौन इतिहासकार कहता है कि महमूद गजनवी बगदाद को वैसे ही निर्दयतापूर्वक लूटता जैसे सोमनाथ मंदिर को लूटा था? यदि बगदाद में भी उतना धन उसे मिलने की आशा होती तब। यह बात किसने कही है? तो यह बात हैवेल ने कही है। किसने? हैवेल ने। हैवेल मतलब धन का हवसी था। धन का हवसी, हैवेल हवसी। हैवेल कंपनी भी चलती है। हैवेल है एक जो पैसे लेती है खूब, ठीक है, महंगे दाम का ब्रांडेड दाम देती है, पैसे ज़्यादा लेती है। हैवेल धन का हवसी, ठीक है। तो कौन था धन का हवसी? महमूद गजनवी था धन का हवसी। तो हैवेल क्या कह रहा है कि हैवेल कह रहा है कि वह बगदाद को भी उसी तरह लूटता जिस तरह से उसने सोमनाथ को लूटा था, अगर बगदाद में भी धन होता। तो यह बात किसने करी? हैवेल कह रहा है। सब लोग जानते हो कि महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, ठीक। लेकिन एक बात जानते हो कि 17 बार आक्रमण किया था, यह बात किस इतिहासकार ने किया था?
यह बात किसने कहा था? तो यह बात कहा था हेनरी इलियट ने कहा था। किसने कहा था? हेनरी इटली ने कहा था। तो यही उदाहरण आज के समय में दिया जाता है। आज के समय में उदाहरण क्या दिया जाता है कि महमूद गजनवी ने 17 बार आक्रमण किया था, तुम भी 17 बार आक्रमण करो, तुम्हें सफलता मिल जाएगी। अबे इतना मूर्ख कौन है भाई? कोई इडियट ही होगा जो 17 बार आक्रमण करेगा यार। कौन सा इडियट है जो 17 बार आक्रमण करेगा? महमूद गजनवी 17 बार आक्रमण किया था, तुम भी 17 बार आक्रमण करो। 17 बार आक्रमण करने में पता चला उमर ही निकल गया भाई, हम क्या पढ़ाई करेंगे? तो वहीं तो किसने कहा था कि महमूद गजनवी ने 17 बार आक्रमण किया था? तो जो इडियट होगा वही 17 बार आक्रमण करेगा। तो हेनरी इलियट ने कहा था कि महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, लेकिन कुछ इतिहासकारों का मानना है कि भारत पर महमूद गजनवी ने 12 बार तो जरूर आक्रमण किया। यानी 12 बार तो आक्रमण करने के लिए सब मानते हैं, लेकिन 17 बार आक्रमण करने की बात हेनरी इलियट करता है। इडियट है वो आदमी जो 17 बार आक्रमण करेगा। भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो भारत का प्रवेश द्वार खैबर दर्रे को कहा जाता है। भारत का प्रवेश द्वार, तो भात का प्रवेश द्वार खैबर दर्रा। खैबर खाने का दर्रा, तो खाने का दर्रा क्या है? मुंह है। तो भात जब खाओगे तो कहाँ खाओगे? मुंह में खाओगे। खैबर खाने का दर्रा, तो भारत का प्रवेश द्वार खैबर दर्रा। खाना है, भारत में प्रवेश करना है, भात को प्रवेश करना है, तो क्या करेगा? खाने, भूख लगेगा तो भात को प्रवेश कराएं। कहाँ प्रवेश कराएंगे? मुंह में प्रवेश कराएं। तो भारत का प्रवेश खैबर दर्रा। खैबर दर्रा भारत का प्रवेश द्वार। किस दर्रे को पार करके महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया था? तो खैबर दर्रे को पार करके महमूद गजनवी भारत में आक्रमण किया था। खैबर दर्रे को सारा धन लूट के लेके चला गया, चोर साला। महमूद भारत पर किस तरह आक्रमण करता था? तो महमूद भारत पर आक्रमण ऋतुओं के अनुसार करता था। किसके अनुसार करता था? ऋतुओं के अनुसार करता था। जैसे वर्षा ऋतु में वह वर्षा ऋतु की समाप्ति पर वह गजनी से चलता था, यानी कि जब वर्षा ऋतु की समाप्ति हो जाती थी तो खैबर दर्रे को पार कैसे करेगा? जब वर्षा ऋतु में आएगा तो वर्षा ऋतु बीतने के बाद हुआ था। कब आता है? सितंबर अक्टूबर में वह गजनी से चलता था और शीत ऋतु में आक्रमण करता था। ठीक है, कब? वो वर्षा ऋतु के बाद सितंबर अक्टूबर में चलता था और ठंडी के मौसम में आक्रमण करता था, और मार्च अप्रैल में वह यहाँ से चला जाता था। ठीक, तो इस तरह से वो आक्रमण करता था भारत पर। महमूद गजनवी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया? तो 1001 ईस्वी में शाहियों पे किया था। किस पे किया था? 1001 ईस्वी में शाहियों पे किया था। और यह राज्य चिनाब नदी से लेकर हिंदू कुश पर्वत तक विस्तृत है। यानी शाहियों का राज्य कहाँ से कहाँ तक विस्तृत था? तो शाहियों का राज्य जो विस्तृत था वह चिनाब नदी से लेकर हिंदू कुश पर्वत तक विस्तृत था। शाहियों शाहियों का वंश कहाँ से कहाँ तक था? तो शाहियों का वंश छिनाब से हिंदू कुश पर्वत तक था। शाहियों से छिनाब से हिंदू कुश पर्वत। शाहियों पर आक्रमण कब करता है? 1001 शाहियों का स्थान कहाँ से कहाँ तक था? छिनाब से हिंदू कुश पर्वत तक था। कहाँ से था? छिनाब से हिंदू कुश पर्वत तक था। किसका? शाहियों का। कब किया था? 1001 ईस्वी में। शाहियों वंश में कौन कौन सा इलाका सम्मिलित था? तो शाहियों वंश में अफगानिस्तान था, काबुल था, पंजाब था, आदि क्षेत्र इसमें शामिल थे। शाही वंश किसके वंशज थे? तो शाही वंश कनिष्क के वंशज थे। यह बात कौन बताता है? तो अलबरूनी बताता है। कौन बताता है? अलबरूनी बताता है कि जो शाही वंश हैं वह कनिष्कों के वंशज थे। कौन बताता है? अलबरूनी बताता है। लल्ली शाही वंश की स्थापना किसने की थी? तो लल्ली शाही। कौन सी? लल्ली शाही वंश की स्थापना किसने की? लल्ली शाही वंश की स्थापना एक ब्राह्मण कल्लार ने किया था। किसने किया था? एक ब्राह्मण कल्लार ने लल्ली शाही वंश की स्थापना की थी, जो कि ब्राह्मण शाही या शाही के रूप में जाने जाते हैं। किस रूप में जाने जाते हैं? ब्राह्मण शाही या लल्ली शाही के रूप में जाने जाते हैं। इनकी प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? तो इनकी प्रारंभिक राजधानी काबुल थी। किसके या इनकी राजधानी काबुल को किसके द्वारा अधिकृत कर ली गई? तो सफरीद याकूब के द्वारा। किसके द्वारा? सफरीद याकूब के द्वारा 870 ईस्वी में। जब शाहियों की राजधानी काबुल थी, उसको 870 में सफारिद याकूब ने कब्जा कर लिया। तो शाहियों ने अपनी राजधानी किसको बनाया? तो शाहियों ने अपनी राजधानी उद्भांडपुर को बनाया था। किसको बनाया था? उद्भांडपुर को बनाया था। नबी का समकालीन शासक कौन था? हिंदू कुश का समकालीन शासक नबी का कौन था? तो जयपाल था। जयपाल किससे लड़ता है? गजनवी से लड़ता है और हार जाता है। उसके बाद जयपाल ने आत्महत्या कर लिया। यानी कि कौन सा हिंदू कुश शासक था जिसने नबी से हारने के बाद आत्मदाह कर लिया? तो वह कौन था? जयपाल था। कौन था? जयपाल था। जयपाल। जब नबी ने हिंदू मैच में हरा दिया तो किसने आत्महत्या कर लिया? जयपाल ने आत्महत्या कर लिया। जयपाल। नबी हिंदू जयपाल। जयपाल के बाद कौन शासक बनता है? तो जयपाल चला जाएगा तो किसको आनंद आएगा भाई? तो आनंदपाल को ही आनंद आएगा ना। जयपाल चला जाएगा तो आनंदपाल को आनंद आएगा। तो जयपाल के बाद कौन राजा बनता है? जयपाल के बाद आनंदपाल राजा बनता है। क्लियर बात है, कहीं टेंशन लेने का काम है। आनंदपाल ने किसको राजधानी बनाया? तो आनंद भाई, आनंद ही आनंद मिल रहा है तो किसको बनाएगा? नंदन को बनाएगा। किसको बनाएगा? नंदन को राजधानी बनाता है। 1001 में किस पे आक्रमण किया था? तो शाहियों पे आक्रमण किया था। किस पे? शाहियों पे आक्रमण किया था 1001 पे। 1004 में किस पे आक्रमण करता है नबी? तो नबी 1004 में मुल्तान पे आक्रमण करता है। मुल्तान अभी कहाँ है? पाकिस्तान में। नबी गजनी अफगानिस्तान। तो नबी जो है
वह 1004 में किस पे आक्रमण करता है? तो मुल्तान पे आक्रमण करता है। इस समय मुल्तान पर किसका शासन था जब नबी 1004 में आक्रमण किया? तो सिया करमाथियों का शासन था। किसका शासन था? सिया करमाथियों का शासन था। इस समय जब मुल्तान पे आक्रमण किया 1004 में, तो उस समय वहाँ का शासक कौन था? तो उस समय वहाँ का शासक अब्दुल फतह दाऊद था। कौन था? अब्दुल फतह दाऊद था। नबी ने जब 1004 में मुल्तान पे आक्रमण किया तो वहाँ का शासक कौन था? तो अब्दुल फतह दाऊद था। और किस वंश का था? तो सिया करमाथियों का शासन था। दाऊद क्या होता है? दाऊद युद्ध में नबी से हार जाता है। नबी यहाँ का राज्य किसको सौंप देता है? तो नबी यहाँ का राज्य नौशा शाह को सौंप देता है। किसको? नौशा शाह को सौंप देता है। नौशा शाह कौन था? नौशा शाह जयपाल का नाती था। नौशा शाह कौन था? नौशा शाह जयपाल का नाती था। नबी ने हिंदुस्तान में अपनी विजित क्षेत्रों की व्यवस्था करने के लिए किसको सौंपा था? तो नौशा शाह को सौंपा था। किसको सौंपा था? नौशा शाह को सौंपा था। नौशा शाह कौन था? जयपाल का नाती था। नबी 1008 से 1009 ईस्वी में कहाँ पर आक्रमण करता है? तो नबी 1008 से 1009 ईस्वी में पंजाब के शासक पर हमला करता है। उस समय पंजाब का शासक कौन था? तो पंजाब का शासक आनंदपाल था। आनंदपाल और नबी के बीच हुए युद्ध को किस नाम से जाना जाता है? तो छाछ के युद्ध के नाम से जाना जाता है। किस युद्ध के नाम से जाना जाता है? तो छाछ के युद्ध के नाम से जाना जाता है। नबी और आनंदपाल के बीच जो युद्ध हुआ था उसको किस नाम से जाना जाता है? तो छाछ के युद्ध से नाम से जाना जाता है। आनंद छाछ और नबी के बीच संबंध। आनंद छाछ नबी, नबी आनंद छाछ नबी, नबी नबी छाछ, छाछ छाछ के मार, छक्का मारा, खूब छक्का मारा। बेहिंद मैदान में। किस मैदान में? बेहिंद मैदान में। बेहिंद मैदान के यानी कि बेहिंद मैदान के बाहर खूब छक्का मारा, खूब छक्का मारा। कौन मारा? नबी मारा, खूब छक्का मारा। किसके खिलाफ? आनंदपाल। आनंद आ रहा, खूब आनंद आ रहा। यानी कि 1008 से 1009 ईस्वी में कहाँ पे? पंजाब के मैदान में। पंजाब के मैदान में कौन है? पंजाब के मैदान में आनंद आ रहा। किसको आनंद आ रहा? नबी को आनंद आ रहा। किस लिए आनंद? खूब छाछ, खूब छक्का मारा, खूब छक्का मारा। तो छाछ का युद्ध हुआ है। बेहिंद का मैदान था। और लड़ने वाले कौन थे? तो लड़ने वाले थे आनंदपाल और कौन था? आनंदपाल के साथ कौन था? आनंदपाल के साथ नबी था, नबी। इसके बाद क्या हुआ कि इसके बाद आनंदपाल और नबी में संधि हो जाती है। ठीक है। और क्या होता है? खुशी खुशी जीवन बिताने लगते हैं। आनंदपाल की मृत्यु कब हो जाती है? 1012 में आनंदपाल मर जाते हैं। फिर कौन आते हैं? त्रिलोचन पाल आते हैं। आनंदपाल के बाद कौन आएंगे? त्रिलोचन पाल आएंगे। त्रिलोचन पाल। नबी नगरकोट को कब जीता है? नगरकोट को कब जीता है नबी? तो नगरकोट को 1010 में। नगरकोट को 1010 में। 1010 में नगरकोट, नगरकोट 1010 में। 1010 में नगरकोट, 1010 में नगरकोट, 1010 में नगरकोट। और 1010 में ही तलवाड़ी को जीता है। किसको जीता है? तलवाड़ी को। 1010 में नगरकोट को जीता है, तलवाड़ी युद्ध को जीतता है, में हिंदू संघ को पराजित किया। यानी कि तलवाड़ी के युद्ध में किसको पराजित करता है? तो तलवाड़ी के युद्ध में हिंदू संघों को पराजित करता है। कब? 1010 में। 1010 में नगरकोट और 1010 में ही तलवाड़ी के युद्ध में हिंदुओं के संघ को पराजित करता है। नंदन को कब जीतता है? तो नंदन को जीतता है 1013-14 में। 1013-14 में नंदन को जीतता है। किसके समय में? त्रिलोचन पाल के समय में। 1013-14 में नंदन को जीतता है त्रिलोचन पाल के समय में। त्रिलोचन पाल के समय में नंदन को जीतता है। किसको जीतता है? नंदन को, 1013-14 में। नबी ने नंदन का सूबेदार किसे बनाया? तो नबी ने नंदन का सूबेदार सरोग नामक भारतीय को बनाया था। सरोग नामक भारतीय को नंदन का सूबेदार बनाया था। नंदन का सूबेदार किसे बनाया गया? तो सरोग नामक भारतीय को नंदन का सूबेदार नियुक्त किया। थानेश्वर के चक्रस्वामी मंदिर को कब लूटा था? तो 1014 में। 1014 में थानेश्वर 1014 में थानेश्वर के चक्रस्वामी मंदिर को लूटा था। किसको लूटा था? चक्रस्वामी मंदिर को। चक्रस्वामी, चक्र के स्वामी, चक्रस्वामी, थानेश्वर 1014। चक्रस्वामी। नबी ने क्या किया? नबी ने 1014 रुपया लूटा। कहाँ से? चक्रस्वामी मंदिर से। नबी क्या करता है? चक्रस्वामी मंदिर से 1014 रुपया लूटता है और थाना का चक्कर लगाता है। क्या करता है? तो चक्रस्वामी के मंदिर से 1014 रुपया की चोरी करता है और थाना का चक्कर लगाना पड़ जाता है। किसको? नबी को। कब? 1014 में। नबी लोहारिन को जीतने का प्रयास कब करता है? तो नबी लोहारिन को जीतने का प्रयास 1015 में करता है। कब? लोहारिन को लेने का प्रयास कब करता है? तो लोहारिन को लेने का प्रयास 1015 में करता है। कब? 1015 में। 1015 में लोहारिन को लेने का कोशिश करता है। ठीक है। और 1014 में किसका चोरी किया था? तो चक्रस्वामी मंदिर का चोरी किया था और थाना का चक्कर लगाया था। तो थानेश्वर में चक्रस्वामी मंदिर थी, 1014 रुपया चोरी किया। ठीक। और लोहारिन को लेने की कोशिश कब करता है? तो लोहारिन को लेने की कोशिश 1015 में करता है।
ठीक है। लोहारिन कहाँ पे है? तो यह कश्मीर में लोहकोट के नाम से जानी जाती है। लोहारिन लोहारिन कश्मीर में लोहकोट के नाम से जानी जाती है। किस नाम से जानी जाती है? तो लोहकोट के नाम से जानी जाती है। इसको कब लेने का कोशिश किया? 1015 में और 1014 में चक्र स्वामी मंदिर में 1014 रुपया चोरी करता है और एक थाना का चक्कर लगाता है। ठीक है। और 1011-12 में कहाँ पे जीता है? तो 1013-14 में 1013 में नंदन को जीतता है। 1013 में किसको जीतता है? 1000 नंदन में, अबे यार 1013 में नंदन को जीता है त्रिलोचन पाल को हराकर। और 1010 में किसको जीता है? तो नागरकोट को और तलवाड़ी का युद्ध होता है। 1010 में तलवाड़ी का युद्ध होता है, तलवाड़ी का युद्ध होता है और नागरकोट को जीतता है। 1012 में आनंद पाल की मृत्यु हो जाती है और त्रिलोचन पाल शासक बनता है। नबी किसमें असफल प्रयास करता है? तो लोहारिन को पाने का असफल प्रयास करता है। लोहारिन को पाने का असफल प्रयास क्यों करता है? तो महमूद गजनवी का यह पहला प्रयास थी जिसमें उसकी सेना असफल हो गई थी। कौन से प्रयास में सेना असफल हो गई थी? तो लोहारिन को प्राप्त करने में असफल हो गई थी। ठीक है। कश्मीर के लोहकोट में जो लोहारिन के नाम से उसको असफलता प्राप्त हुई थी। क्यों असफलता प्राप्त होने का कारण था? वर्षा, प्रतिकूल मौसम, वर्षा हो जाना। क्या महमूद गजनवी कश्मीर में कभी प्रवेश किया था? नहीं, नबी कभी कश्मीर में प्रवेश नहीं किया था। नबी क्या कभी कश्मीर में प्रवेश किया था? नबी कभी कश्मीर में प्रवेश नहीं किया था। नबी कभी कश्मीर में प्रवेश किया था? नहीं, कहीं वहाँ पे मैदान ही नहीं है खेलने के लिए, तो नबी कश्मीर में जाएगा क्यों मेरे भाई? तो कश्मीर में कभी नबी गया ही नहीं था। और इसके बाद भी वो कश्मीर के जीतने का असफल प्रयास कब किया था? तो इसके बाद उसने 1021 में, यानी कि 1015 में तो असफल प्रयास कर चुका था। उसके बाद दोबारा असफल प्रयास कब करता है? तो 1021 में करता है। नबी पहली बार गंगा घाटी में प्रवेश कब किया था? तो नबी पहली बार गंगा घाटी में प्रवेश 1018 ईस्वी में किया था। कब किया था? पहली बार गंगा घाटी में प्रवेश 1018 में किया था। 1018 में पहली बार गंगा में प्रवेश किया था। कब आया था? तो यह आया था कहाँ पे? बरन में। क्रमशः सबसे पहले बरन में गया, कहाँ पे? बुलंदशहर, फिर कहाँ गया? मथुरा गया, फिर कहाँ गया? वृंदावन, फिर कहाँ गया? कन्नौज गया। यानी कि पहली बार जब 1018 ईस्वी में यूपी में आता है। कहाँ पे आता है? यूपी में आता है। कहाँ जाता है? 1018 में यूपी में आता है, तो 18 साल में होता है तो यूपी में आता है। कहाँ पे जाता है? बरन में जाता है। कहाँ पे? बरन मतलब बुलंदशहर। बुलंदशहर के बाद मथुरा, बम बीकू में जाता है। कहाँ पे जाता है? बम बीकू में जाता है। बम मतलब बरन या बुलंदशहर, म मतलब मथुरा, ब मतलब वृंदावन, व मतलब वृंदावन और क मतलब कन्नौज, इससे आता है बम बीकू। 1018 ईस्वी में बम बीकू करने आता है। कौन करने आता है? बम बीकू नबी करने आता है। बम बीकू नबी बम बीकू कब? यूपी में। कब? 1018 में पहली बार। कहाँ? बरन। बम मतलब बरन बुलंदशहर, म मतलब मथुरा, बीकू मतलब वृंदावन, क मतलब कन्नौज। महमूद ने गंगा घाटी में कुल कितनी बार आक्रमण किया था? तो 3 बार आक्रमण किया था। ठीक है। बरन का शासक कौन था? बरन का शासक था कुलचंद। कौन था? बरन का शासक कुलचंद था। बरन चंद का शासक कौन था? बुलंदशहर का शासक कौन था? बुलंदशहर का शासक कौन था? कालाचंद था। कौन था? कालाचंद था। बुलंदशहर का शासक कौन था? कालाचंद था। मथुरा में किसका शासन था? मथुरा में कलचुरी का शासन था। कलचुरी कोक्कल द्वितीय का था। मथुरा में कौन था? मथुरा में कोक्कल, कुल्ला कर रहा था। मथुरा में क्या कर रहा था? कुल्ला कर रहा था। मथुरा में कौन था? मथुरा में कल्लुक था, कुल्ला कर रहा था। क्या कर रहा था? कुल्ला कर रहा था। कौन? मथुरा में। और बुलंदचंद में कौन था? बुलंदशहर में कौन था? बरन में कौन था? कालाचंद था। और मथुरा में कौन था? कोक्कल द्वितीय था, कुल्ला कर रहा था। कौन था कोक्कल द्वितीय? कौन था? कलचुरी शासक था। मथुरा कलचुरी कोक्कल। कन्नौज पर किसका शासन था? तो कन्नौज पर प्रतिहारों का शासन था। नबी के समय जब कन्नौज पर आक्रमण किया उस समय कन्नौज पर कौन थे? प्रतिहार थे। कन्नौज, प्रतिहार, कन्नौज, कान में प्रतिहार पहना था। कान में क्या पहना था? हार पहना था। कान में हार पहना था। कन्नौज में हार पहना था। कान में हार पहना था। कौन थे? प्रतिहार थे। कान में हार पहना था। जब नबी गंगा घाटी में युद्ध करता है 1018 ईस्वी में, 3 बार आक्रमण करता है। इसमें क्रमशः किसके ऊपर आक्रमण करता है? तो सबसे पहले बुलंदशहर पे किसका शासन था? तो बुलंदशहर में कालूचंद का शासन था। किसका शासन था? कालूचंद का शासन था। फिर उसके बाद मथुरा में किसका शासन था? मिथुन। मथुरा में मिथुन क्या करता है? कलचुरी का शासक था। कौन था? कुक्कल द्वितीय था। कन्नौज में कान में हार पहना था। तो कन्नौज में प्रतिहार थे। उस समय प्रतिहार शासक कौन था? प्रतिहार शासक राज्यपाल था। इसकी राजधानी कौन थी? यह राजधानी कन्नौज छोड़ के भाग गया। कौन? राज्यपाल कन्नौज छोड़ के भाग गया भाई। कौन सा आक्रमण महमूद गजनवी का सबसे फायदेमंद आक्रमण साबित हुआ था? तो कन्नौज का आक्रमण सबसे फायदेमंद साबित हुआ था, क्योंकि कन्नौज का जो राज्यपाल था चिरौरी से भाग गया, लड़ने नहीं सका। कन्नौज कान में हार पहन के भाग गया प्रतिहार शासक राज्यपाल। यही फायदा करता है महमूद गजनवी को। क्या होता है? किसी समय बगदाद के खलीफा ने
महमूद को भारतीय विजयों का समाचार लाने वाले उसके दूत का विशिष्ट सम्मान दिया। अब क्रम आता है 1019 का। 1019 में नबी कहाँ पहुँचता है? तो 1019 में नबी कालिंजर दुर्ग पहुँचता है। कहाँ पहुँचता है? कालिंजर दुर्ग पहुँचता है और वहाँ पे घेरा डालता है। वहाँ का शासक कौन था? तो 1019 में जब कालिंजर दुर्ग पहुँचता है तो कालिंजर दुर्ग का शासक विद्याधर चंदेल था। कौन था कालिंजर दुर्ग में? कालिंजर दुर्ग में विद्याधर चंदेल था। विद्याधर चंदेल था। मुस्लिम इतिहासकार जो थे वो विद्याधर चंदेल को क्या बताते हैं? तो वो बताते हैं कि सर्वाधिक शक्तिशाली कौन था? विद्याधर चंदेल था। ठीक है, विद्याधर चंदेल। विद्याधर चंदेल ने किन शासकों के साथ मिलकर एक संघ बनाया था? तो इसने कन्नौज का नया शासक त्रिलोचन पाल, पंजाब का शाही शासक त्रिलोचन पाल के साथ, यानी ये कन्नौज का शासक था उसका भी नाम था त्रिलोचन पाल, नया शासक था त्रिलोचन पाल कन्नौज का, और एक था पंजाब का शाही शासक। इन दोनों के साथ मिलकर एक संघ का निर्माण करता है। और इस संघ का प्रमुख कौन था? तो इस संघ का प्रमुख विद्याधर था। महमूद गजनवी कहाँ घेरा डालता है? तो ग्वालियर के कालिंजर में घेरा डालता है और निर्णायक शक्ति परीक्षण नहीं हो सका। यानी महमूद गजनवी से पराजित नहीं होने वाला शासक कौन था? तो नबी से पराजित नहीं होने वाला शासक विद्याधर था। दो चीज़ें नहीं हो पाई थी महमूद गजनवी से, कौन सी? एक तो कश्मीर पे इसने विजय प्राप्त नहीं कर पाया था, और किस शासक पे विजय प्राप्त नहीं कर पाया था? तो विद्याधर पे इसने विजय प्राप्त नहीं कर पाया था। इसलिए जो मुस्लिम इतिहासकार हैं वो विद्याधर को सबसे शक्तिशाली शासक बताते हैं, और दोनों के बीच संधि हो गई थी। विद्याधर ने क्या किया था? विद्याधर ने महमूद गजनवी को 15 गीत, प्रशंसा में 15 गीत लिखे, और इससे खुश होकर 15 गीत लिखे थे, और इसे महमूद खुश होकर इस क्या दिया था? तो 15 किले इसको इनाम में दिए थे। कितने किले इनाम में दिए थे? तो 15 किले इनाम में दिए थे। विद्याधर ने किसको कालिंगर दुर्ग भेजा था? तो विद्याधर ने अपने शत्रु सल्जुक के पुत्र को, किसके पुत्र को? सल्जुक के पुत्र को बंदी बनाकर कालिंगर दुर्ग भेजा था। अब 1019 हो गया। 1020-21 में नबी कहाँ पहुँचता है? तो 1020-21 में नबी लाहौर पहुँचता है। कहाँ पहुँचता है? लाहौर पहुँचता है, और लाहौर आक्रमण में किसको हराता है? तो त्रिलोचन पाल को हराया था। पंजाब का विलय गजनी साम्राज्य में कब होता है? तो 1022 ईस्वी में होता है। पंजाब का नया सूबेदार नियुक्त किसे किया गया? तो पंजाब का सूबेदार अरिया यारू को नियुक्त किया गया था। सोमनाथ मंदिर पर महमूद आक्रमण कब करता है? तो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण 1025। लाहौर में कब जाता है? 1020-21 में। 1020-21 में लाहौर 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 1020-21 लाहौर 1020-21 लाहौर 20-21 ला 20-21 ला लाहौर 20-21। पंजाब पर 1022 में अधिकार जमा लेता है, विलय हो जाता है। 1025 में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण। जब नबी सोमनाथ पर आक्रमण किया तो उस समय कौन शासक था? तो उस समय चालुक्य का शासन था। किसका शासन था? चालुक्य का शासन था। और कौन था? भीम प्रथम था। भीम प्रथम था। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण के समय कौन था? चालुक्य शासक था और भीम प्रथम था। गजनवी के चले जाने के बाद इस मंदिर का पुनर्निर्माण कराया था। किसने कराया था? चालुक्य शासक भीम प्रथम ने। महमूद गजनवी अंतिम बार भारत कब आया था? तो महमूद गजनवी अंतिम बार भारत 1027 ईस्वी में आया था। क्यों आया था? तो सिंध के जाटों को दंड देने के लिए आया था। किस लिए आया था? सिंध के जाटों को दंड देने के लिए कब आया था? 1027 में आया था। महमूद गजनवी की मृत्यु कब होती है? तो महमूद गजनवी की मृत्यु 1030 ईस्वी में हो जाती है। हमलावर दरबारी इतिहासकार किसे कहा जाता है? तो हमलावर दरबारी इतिहासकार उतबी को कहा जाता है। किसको? उतबी को, जिसने क्या कहा था कि महमूद गजनवी के युद्ध को क्या कहा था? जिहाद नाम दिया था। किसने? उतबी ने। तो इसे हमलावर इतिहासकार कहा जाता है उतबी को, कि जिहादी बन के बम लेके उड़ गया। उतबी। अबू नस्र उतबी क्या कहा जाता है? अबू नस्र उतबी को दरबारी इतिहासकार क्या कहा जाता है? हमलावर दरबारी इतिहास। जिसने अपनी पुस्तक का नाम क्या था? इसकी पुस्तक का नाम था तारीख़ यामनी, किताबे यामनी, यामनी तारीख़ यामनी, किताबे यानी उतबी तारीख़ यामनी तारीख़ यानी किताब यानी उतबी। 1000 ईस्वी में। कब लिखा था? 1000 ईस्वी में। महमूद गजनवी के ज़्यादातर हमलों का उल्लेख किया है। ख्वाजा अहमद कौन था? ख्वाजा अहमद महमूद गजनवी का वजीर था। यानी ख्वाजा अहमद कौन था? महमूद गजनवी का वजीर था। वजीर। नबी जब अनुपस्थित था, उसके अनुपस्थित में किसने कुशलता से प्रशासनिक कार्यों का संचालन किया था? तो वह था ख्वाजा अहमद था। कौन था? ख्वाजा अहमद था। कितने सालों तक किया था? 18 सालों तक किया था, जब महमूद गजनवी युद्ध पे निकला था। बाद में इसके साथ क्या करता है? तो महमूद गजनवी बाद में ख्वाजा अहमद को भारत के जेल में कैद कर देता है, भारतीय किले में कैद कर देता है। तारीख़-ए-सुबुक्तगीन का लेखक कौन था? तारीख़-ए-सुबुक्तगीन का लेखक था अबुल फजल बैहाकी। सुबुक्तगीन का लेखक, तारीख़-ए-सुबुक्तगीन का लेखक अबुल फजल बैहाकी था। अबुल फजल बैहाकी को लेन पुल ने क्या कहा था? तो अबुल फजल बैहाकी को
अबुल फजल बैहाकी को लेन पुल ने पूर्व का पेप्स कहा है, पूर्व का पेप्स। अबुल फजल दो थे, एक अबुल फजल था जिसने आईने अकबरी लिखा था, एक अबुल फजल बैहाकी है। कौन है? अबुल फजल बैहाकी है, जो क्या लिखा है? तारीख़ सुबुक्तगीन लिखा है। ठीक है, यह गजनवियों के इतिहास भी लिखा था। गजनवियों का इतिहास किसने लिखा था? तो अबुल फजल बैहाकी ने लिखा था। यानी कि अबुल फजल कितने हैं? अबुल फजल दो हैं। एक अबुल फजल कब है? अकबर के समय, जो आईने अकबरी लिखा था, अकबरनामा लिखा था। और एक अबुल फजल बैहाकी है। कौन है? अबुल फजल बैहाकी है। ये किसने लिखा था? यह गजनवियों का इतिहास लिखा था। महमूद गजनवी का इतिहासकार था। लिखा है सुबुक्तगीन एबक, तारीख़ सुबुक्तगीन भी लिखा है इसने। ठीक है, सुबुक्तगीन भी लिखा है। तो अबुल फजल बैहाकी को क्या कहा जाता है? तो पूर्व का पेप्स कहा जाता है। पूर्व का पेप्स किसे कहा जाता है? तो अबुल फजल बैहाकी को कहा जाता है। ठीक है, पूर्व का पेप्स अबुल फजल बैहाकी, पूर्व का पेप्स अबुल फजल बैहाकी, अबुल फजल बैहाकी, बैहाकी 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 बैहाकी, अबुल फजल बैहाकी। वह पूर्व का पेप्स यानी पेप्सी, पूर्व का पेप्स, पूर्व का पेप्स यानी हॉकी खेलने से पहले पेप्सी पिया। हॉकी खेलने से पहले क्या किया? पेप्सी पिया। पूर्व का हॉकी, वह हॉकी, वह हॉकी, वे हॉकी, फेक हॉकी, वह हॉकी, फेक हॉकी, पेप्सी पी के खेल हॉकी, पेप्सी पी के खेल हॉकी। तो पूर्व का पेप्स वह हॉकी। और पूर्व का पेप्स किसी ने कहा था वह हॉकी को? तो लेन पुल ने कहा था। सल्तनत युगीन चित्रकला का, सल्तनत युगीन चित्रकला का सबसे पहला उल्लेख कौन देता है? तो सल्तनत युगीन चित्रकला का सबसे पहला उल्लेख अबुल फजल बैहाकी देता है। किस पुस्तक में? महमूद गजनवी के पुस्तक में। यानी कि सल्तनत युगीन चित्रकला का सबसे पहला विवरण कौन देता है? तो सल्तनत युगीन चित्रकला का सबसे पहला विवरण बैहाकी देता है, अबुल फजल बैहाकी। किस पुस्तक में? गजनवियों के इतिहास में, सल्तनत कालीन चित्रकला। फारसी का होमर किसे कहा जाता है? फारसी का होमर शाहनामा को कहा जाता है। और शाहनामा की रचना किसने की? तो फिरदौसी ने की। किसने की? फिरदौसी में। फारसी का होमर फिरदौसी, फारदेसी का होमर शाहनामा को कहा जाता है। फारसी का होमर शाहनामा किसने लिखी थी? फिरदौसी ने लिखी थी। कब लिखी थी? 1000 ईस्वी में लिखी थी। कब लिखी थी? 1000। फारसी का होमर 1000 में फिरदौसी ने शाहनामा लिखा था। किसके कहने पर लिखा था? तो किसके कहने पर लिखा था? महमूद गजनवी के कहने पर लिखा था। 1000 में नहीं, यह कब लिखा गया? लिखा नहीं गया था, ये 1000 पद्यों में लिखा गया था फारसी भाषा में, इसलिए इसी को फारसी का होमर कहा जाता है। शाहनामा को लिखने के लिए नबी ने फिरदौसी को कितने पैसे दिए थे? तो 60,000 सोने के मिस्कल देने का वादा किया था। कितना देने का वादा किया था? तो 60,000 मिस्कल सोने का वादा किया गया था। लेकिन शाहनामा पूर्ण होने पर उसने चांदी के 60,000 मिस्कल दिया गया, जिसे फिरदौसी लेने से इनकार कर गजनी को त्याग कर दिया था। अंत में महमूद ने क्षमा मांगा और 60,000 स्वर्ण मुद्राएं भिजवाया, परंतु पहुंचने से पहले ही फिरदौसी का शव संस्कार के लिए ले जाया जा चुका था। उसकी पुत्री ने भेंट लेने से इनकार कर दिया। मृत्यु से पहले फिरदौसी ने महमूद की निंदा में कविता लिखी थी, जिसमें उसने उसके नीच जन्म का उल्लेख किया था। अलबरूनी एक ज्योतिष था। यह ज्योतिष बनने के लिए क्या करेगा? इसने संस्कृत यूनानी दोनों पद्धतियों का अध्ययन किया था ज्योतिष बनने के लिए, और इसने ब्राह्मणों के साथ वाद विवाद भी किया था। फराबी किस लिए कहा जाता है? दर्शन शास्त्र का विद्वान था। तुसी मतलब खुरासनी विद्वान था। उसरी मतलब महान शिक्षक एवं राजकवि। इसका मुंह 3 बार महमूद गजनवियों ने मोती से भर दिया था। यानी किसका मुंह? महान शिक्षक एवं राजकवि, इसका मुंह 3 बार, इसका मुंह 3 बार महमूद गजनवी ने मोतियों से भर दिया था। किसका मुंह महमूद गजनवी ने 3 बार मोतियों से भर दिया था? तो अलबरूनी का, बरूनी का मुंह 3 बार मोती से किसने भरा था? तो नबी ने भरा था। नबी ने किसमें? अलबरूनी में। नहीं यार, ये नहीं हो सकता। पहला सुल्तान कौन था जिसने अपना रूप चित्र बनवाया था? तो पहला सुल्तान महमूद गजनवी ही था जिसने अपना रूप चित्र बनवाया था। पहला सुल्तान महमूद नबी है जो अपना रूप चित्र बनवाया था। कहाँ पर बनवाया था? निगार खाना बनवाया था। ठीक है, और निगार खाना का उल्लेख कौन करता है? निगार खाना कहाँ पे बना था? तो लाहौर में बना था। निगार खाना का उल्लेख कौन करता है? तो महमूद गजनवी का दरबारी कवि फारूकी था। कौन था? फारूकी था। फारूकी ने ही महमूद गजनवी के रूप चित्र का वर्णन करता है निगार खाना में। नवार नदी पर महमूद ने बाड़ ए सुल्तान नबी ने बाड़ ए सुल्तान नवार नदी पे, कौन सी नदी पे? नवार नदी पे बनवाया था बांध तथा गजनी में एक विश्वविद्यालय, पुस्तकालय एवं अजैब घर बनवाया था। कहाँ पे? गजनी में। उसके द्वारा निर्मित मस्जिद सह मदरसे को पूर्व का आश्चर्य कहा जाता है। किसके द्वारा निर्मित मस्जिद सह मदरसे को पूर्व का आश्चर्य कहा जाता है? तो महमूद गजनवी के द्वारा बनवाए गए। मुस्लिम शासकों ने सर्वप्रथम महमूद गजनवी ने ही भारतीय ढंग के सिक्के चलवाए थे। मुस्लिम शासकों में सर्वप्रथम महमूद गजनवी ने ही भारतीय ढंग के सिक्के चलाया था। यानी कि मुस्लिम शासकों में सर्वप्रथम कौन सा शासक था जिसने भारतीय ढंग के सिक्के चलवाए थे? तो वह था महमूद गजनवी था। भारतीय ढंग का सिक्का चलवाने वाला कौन था? महमूद गजनवी था।
इन सिक्कों को दिल्ली वाला कहा गया था। क्या कहा गया था? दिल्ली वाला सिक्का कहा गया था। और इसका वजन कितना था? तो 56 ग्रेन था। इसका वजन कितना था? 56 ग्रेन का था। 56 ग्रेन का दिल्ली वाला सिक्का नबी भारतीय का पहला मुस्लिम जिसने भारतीय सिक्के को चलाया, भारतीय ढंग के सिक्कों को चलाया। यहाँ